मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे इलाके में स्थित शर्मा निवास के अंदर का माहौल बाहर हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण और भारी हो चुका था। आलीशान बैठक कक्ष में एक गहरा और असहज सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल दीवार घड़ी की एकरस टिक टिक और बाहर बादलों की भयानक गरज ही तोड़ रही थी। परिवार के मुखिया राजेश शर्मा अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को बार बार पोंछ रहे थे, जबकि उनके कांपते हुए हाथों में एक शाही लिफाफा था जिस पर राठौर वंश की राजसी मुहर लगी हुई थी। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि मुंबई के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी राठौर साम्राज्य की ओर से आया शादी का प्रस्ताव था, जो उनके लिए किसी वरदान से कम और एक भयानक मृत्युदंड से ज्यादा लग रहा था। राजेश शर्मा अपनी आलीशान सोफे पर धड़ाम से बैठ गए। उनका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था, मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। उनके सामने मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी उसे पीने की सुध नहीं थी। उनकी पत्नी नलिनी बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनकी साड़ियों की सरसराहट कमरे के तनाव को और बढ़ा रही थी। वे दोनों जानते थे कि राठौर परिवार को ना कहने का मतलब है पूरे शहर में अपना अस्तित्व खो देना, लेकिन हां कहने का मतलब था अपनी बेटी को एक ऐसे नरक में भेजना जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह प्रस्ताव एक दोधारी तलवार की तरह उनके गले पर लटका हुआ था। राठौर परिवार के एकमात्र वारिस विक्रम सिंह राठौर के बारे में शहर भर में जो कहानियां प्रचलित थीं, वे किसी भी सामान्य इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी थीं। कहा जाता था कि 3 साल पहले हुई एक भयानक दुर्घटना ने न केवल उनके शरीर को कमर से नीचे पूरी तरह अपंग बना दिया था, बल्कि उनके चेहरे को भी बुरी तरह जलाकर विकृत कर दिया था। लोग दबी जुबान में और सहम कर बात करते थे कि वह अब इंसान नहीं, बल्कि एक क्रूर दरिंदा बन चुके हैं, जो अपनी विशाल हवेली के अंधेरे कोनों में छिपा रहता है और किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता। कमरे के बीचों बीच खड़ी काव्या, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और उच्च वर्गीय जीवन शैली के लिए पूरे सोशल सर्किट में जानी जाती थी, गुस्से और डर से थर-थर कांप रही थी। उसने पास रखे एक महंगे कांच के फूलदान को जमीन पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा कि वह उस राक्षस से शादी करने के बजाय जहर खाकर मरना पसंद करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपनी बर्बाद होती जवानी, पार्टियों और सपनों का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि राठौर हवेली में जाने का मतलब है अपनी आजादी, अपने दोस्तों और अपनी खुशियों को हमेशा के लिए अलविदा कहना, जो उसके लिए मौत से भी बदतर था। नलिनी तुरंत अपनी बेटी के पास दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में अपनी लाडली के लिए चिंता थी, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने काव्या के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन काव्या का हिस्टीरिया बढ़ता ही जा रहा था। वह चीख रही थी कि कैसे उसके पिता अपने व्यापार को बचाने के लिए उसकी बलि दे सकते हैं। राजेश शर्मा ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि यह सच था कि उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और राठौर परिवार का निवेश ही उन्हें सड़क पर आने से बचा सकता था। तभी नलिनी की रोती हुई आंखों में अचानक एक कुटिल चमक आ गई। उन्होंने अपनी बेटी को खुद से अलग किया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा। उन्होंने बहुत धीमे और षड्यंत्रकारी स्वर में सुझाव दिया कि राठौर परिवार ने प्रस्ताव में केवल शर्मा परिवार की बेटी का हाथ मांगा है। उन्होंने विशेष रूप से काव्या का नाम कहीं भी लिखित में नहीं दिया है। यह एक तकनीकी खामी थी जिसे नलिनी ने अपनी शातिर बुद्धि से पकड़ लिया था। उनके चेहरे पर अब डर की जगह एक शैतानी योजना ने ले ली थी, जो उनके परिवार को इस मुसीबत से निकाल सकती थी। घर के बिल्कुल पिछले हिस्से में, जहां नौकरों के क्वार्टर हुआ करते थे, वहां एक छोटा सा सीलन भरा कमरा था, जो मुख्य घर की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। वहां आराध्या अपनी बीमार नानी के माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। उसका चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह राजेश की पहली दिवंगत पत्नी की बेटी थी, जिसे इस घर में एक बेटी का दर्जा कभी नहीं मिला, बल्कि उसे हमेशा एक बोझ और बिन पैसे की नौकरानी समझा जाता था। उसे बाहर चल रहे इस हाई प्रोफाइल नाटक के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसका पूरा ध्यान केवल अपनी नानी की गिरती हुई सांसों पर था। आराध्या ने अपनी नानी का हाथ अपने गाल से लगाया। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर नानी की हथेली पर गिर गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर अगले 24 घंटों में नानी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन ऑपरेशन के लिए लगने वाली भारी रकम का इंतजाम करना उसके बस की बात नहीं थी। वह पहले ही अपनी छोटी मोटी नौकरी से जमा की गई सारी पूंजी दवाइयों में खर्च कर चुकी थी। वह भगवान से चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रार्थना एक बहुत ही क्रूर रूप में स्वीकार होने वाली है। अचानक उसके कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से खुला और राजेश शर्मा अपनी पत्नी नलिनी के साथ भीतर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता थी। आराध्या हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, क्योंकि घर के इस हिस्से में उनका आना किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं था। नलिनी ने कमरे की हालत देखकर नाक सिकोड़ी, मानो उन्हें वहां की हवा से भी घिन आ रही हो। राजेश ने अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में पिता का प्यार नहीं, बल्कि एक व्यापारी की गणना दिखाई दे रही थी जो अपना नुकसान कम करने आया था। नलिनी ने बिना किसी भूमिका या लाग लपेट के सीधी बात शुरू की और उसे बताया कि परिवार एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में है और केवल वही उन्हें इस तबाही से बचा सकती है। आराध्या चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि उसे बचपन से ही केवल सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करना और कभी भी पलटकर सवाल न पूछना सिखाया गया था। लेकिन जब नलिनी ने उसे बताया कि उसे काव्या की जगह राठौर परिवार के विकलांग और सन की वारिस से शादी करनी होगी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह विश्वास से अपने पिता की ओर देखने लगी। राजेश ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए उसे बताया कि यह कोई विनती नहीं, बल्कि एक आदेश है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उसने इस शादी के लिए मना किया तो न केवल उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, बल्कि उसकी नानी का चल रहा इलाज भी तुरंत रोक दिया जाएगा। यह धमकी आराध्या के दिल पर किसी नुकीले खंजर की तरह लगी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बिना इलाज और ऑक्सीजन के उसकी नानी कुछ ही घंटों में दम तोड़ देंगी। उसके पास अपने स्वाभिमान, अपने सपनों और अपनी नानी की अनमोल जान के बीच चयन करने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल नानी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। आराध्या की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने अपने जज्बातों को पत्थर बना लिया। उसने उस समाज की कड़वी और काली सच्चाई को स्वीकार कर लिया, जहां गरीबों और बेसहारा लोगों की भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन उसने अपनी कांपती आवाज में एक शर्त रख दी। आराध्या ने स्पष्ट शब्दों में मांग की कि शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही नानी के ऑपरेशन और अस्पताल का पूरा खर्च जमा करवा दिया जाए और उसकी रसीद उसे दी जाए। राजेश और नलिनी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। उनके लिए पैसे देना अपनी बेटी काव्या की जिंदगी बर्बाद करने से कहीं ज्यादा आसान सौदा था। उन्होंने तुरंत उसकी शर्त मान ली और इस तरह एक ही छत के नीचे दो बहनों के भाग्य का फैसला हो गया, एक के लिए आजादी और दूसरे के लिए उम्र कैद। अगले कुछ दिनों में घर में शादी की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गईं, लेकिन उनमें खुशी की कोई लहर या संगीत की गूंज नहीं थी। पूरा माहौल किसी गुप्त मिशन या किसी अवैध व्यापारिक सौदे जैसा लग रहा था। काव्या और नलिनी ने राहत की सांस ली कि उनके सिर से एक बड़ी बला टल गई है, जबकि आराध्या को किसी बलि के बकरे की तरह तैयार किया जा रहा था। उसे महंगे डिजाइनर कपड़े और भारी हीरे के गहने पहनाए गए, जो उसे सुंदरता बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि लोहे की बेड़ियों की तरह भारी लग रहे थे।
राठौर परिवार की ओर से भेजे गए शगुन को स्वीकार कर लिया गया था और उन्होंने बिना लड़की को देखे ही शादी की तारीख तय कर दी थी, जो उनकी हताशा या अहंकार को दर्शाता था। नलिनी ने हर कदम पर यह सुनिश्चित किया कि आराध्या का चेहरा किसी के सामने न आए और यह खबर बाहर न लीक हो कि दुल्हन बदली जा चुकी है। आराध्या ने खुद को एक कठपुतली की तरह सौंप दिया था। वह वही करती जो उसे कहा जाता, जहां बैठने को कहा जाता वहां बैठ जाती। उसका मन और आत्मा सुन्न हो चुके थे। वह बस अपनी नानी के ठीक होने की खबर का इंतजार कर रही थी। शादी की रात आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही थी और तूफानी बारिश ने पूरे मुंबई शहर को अपनी आगोश में ले रखा था, मानो प्रकृति भी इस छल और धोखे पर क्रोधित हो। आराध्या लाल रंग के भारी भरकम जोड़े में लिपटी हुई दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। सिंदूर और गहनों से लदी उस लड़की की आंखों में एक गहरा खालीपन था। उसे वहां कोई नई नवेली दुल्हन नहीं, बल्कि एक बिकी हुई वस्तु दिखाई दे रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा ताकि उसका मेकअप खराब न हो, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे परफेक्ट दिखना है। विदाई के समय नलिनी ने उसके कानों में आखिरी बार अपना जहर घोला और चेतावनी दी कि उसे राठौर हवेली में अपनी जुबान बिल्कुल बंद रखनी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसकी वजह से शर्मा परिवार पर कोई आंच आई तो उसका अंजाम उसकी नानी को भुगतना पड़ेगा। आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नानी के कमरे की बंद खिड़की की ओर एक आखिरी तड़प भरी नजर डाली। उसने मन ही मन नानी से माफी मांगी और वादा किया कि वह हर हाल में जिंदा रहेगी ताकि नानी सुरक्षित रह सके। काली मर्सिडीज कारों का एक लंबा काफिला उसे लेने आया था, जिसमें बैठे काले सूट पहने सुरक्षाकर्मी किसी निजी सेना के खूंखार जवानों जैसे लग रहे थे। जब वह कार की पिछली सीट पर बैठी तो दरवाजे के लॉक होने की आवाज ने उसे एहसास कराया कि वह अब कैद हो चुकी है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने बारिश से धुंधली खिड़की के पीछे अपने घर को ओझल होते देखा। वह महसूस कर रही थी कि वह अपने पीछे अपनी पुरानी दुनिया, अपनी पहचान और अपनी मासूमियत को हमेशा के लिए छोड़ रही है। रास्ते भर कार में गहरा सन्नाटा था। केवल वाइपर की आवाज और बाहर गिरती बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। आराध्या अपने दोनों हाथों को जोर से भींच कर बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वह उस राक्षस के बारे में सोच रही थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, विक्रम सिंह राठौर। क्या वह वास्तव में उतना ही भयानक और क्रूर था जितना लोग गपशप में कहते थे, या फिर उसकी सच्चाई उन दीवारों के पीछे कुछ और ही थी? अज्ञात का भय उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ रहा था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद कार शहर के शोरगुल से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके की ओर मुड़ गई। राठौर मेंशन का विशाल और पुराना लोहे का गेट जब बिजली की चमक में दिखाई दिया तो आराध्या को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी शापित दुनिया में प्रवेश कर रही हो। विशाल काले पत्थर की दीवारों से घिरी यह हवेली अंधेरे में किसी प्राचीन किले जैसी लग रही थी, जो अपने अंदर न जाने कितने गहरे और काले राज छिपाए हुए थी। वहां कोई रोशनी की सजावट नहीं थी, कोई स्वागत करने वाला नहीं था। गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी और उसे अकेले ही अंदर जाने का इशारा किया गया। उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं आया था। यह शर्त पहले ही तय थी। यह अपमानजनक था, लेकिन आराध्या ने चुपचाप अपना भारी लहंगा संभाला और गाड़ी से बाहर निकली। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, जो उसके आंसुओं में मिल गईं। वह भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ी। उसके पायलों की छन छन उस वीरान और विशाल हॉल में गूंज रही थी, जो उसे और भी डरा रही थी। हवेली का इंटीरियर बेहद शाही लेकिन उदास और ठंडा था। दीवारों पर लगी पूर्वजों की पुरानी ऑयल पेंटिंग्स उसे घूर रही थीं, मानो वे उसे चेतावनी दे रही हों। एक बूढ़ी नौकरानी, जिसका चेहरा पूरी तरह भावहीन और सख्त था, उसके पास आई।
उसने बिना कोई शब्द कहे आराध्या के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थमा दी और उसे ऊपर के कमरे में ले जाने का संकेत किया। यह वही कमरा था जहां उसका पति और उसका आने वाला भयानक भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। लंबी और घुमावदार सीढ़ियों को चढ़ते हुए आराध्या का दम घुट रहा था। गलियारे में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। नौकरानी उसे एक बड़े नक्काशीदार भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। यह विक्रम सिंह राठौर का शयन कक्ष था, जिसे लोग दबी जुबान में मौत का कमरा कहते थे। आराध्या के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने दरवाजे की ठंडी पीतल की मूठ को छुआ। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं वह सीने से बाहर ना आ जाए। उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर दरवाजे को धीरे से धकेल दिया। दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला और वह अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर गहरा और अभेद्य अंधेरा था। केवल खिड़की से आती बिजली की चमक ही पल भर के लिए चीजों को उजागर कर रही थी। हवा में एक अजीब सी नशीली सुगंध थी, जो महंगी शराब, सिगार और कस्तूरी के मिश्रण जैसी लग रही थी। दरवाजा उसके पीछे अपने आप एक तेज आवाज के साथ लॉक हो गया, जिसने उसे चौंका दिया। वह वहीं जम गई, अंधेरे में अपनी आंखों को अभ्यस्त करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कमरे के सबसे दूर वाले कोने में एक व्हीलचेयर की आकृति दिखाई दी। उस पर कोई बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। कमरे के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि आराध्या को अपनी ही धड़कनों की आवाज किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बाहर बिजली कड़कने की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया, जिससे कमरे के कोने में रखी व्हीलचेयर पर बैठी आकृति एक पल के लिए रोशनी में नहा गई। उस आकृति का सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके पूरे शरीर पर एक मोटा कंबल पड़ा था, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके नीचे क्या है। आराध्या ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। उसके पसीने से तर हाथों में मेहंदी की ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन अपने सभी देवताओं को याद किया और कांपते कदमों से उस भयानक आकृति की ओर बढ़ना शुरू किया, जो उसका पति और उसका भाग्य दोनों थी। जैसे जैसे वह उस व्हीलचेयर के करीब पहुंच रही थी, हवा में कस्तूरी और सिगार की गंध और भी तेज होती जा रही थी, जो उसके नथुनों को जला रही थी। उसके भारी लहंगे और गहनों की आवाज उस खामोश कमरे में किसी अपराधी की बेड़ियों की तरह खनक रही थी। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, यह सोचकर कि किसी भी पल वह आकृति उस पर झपटेगी और उसे नुकसान पहुंचाएगी। जब वह बिल्कुल पास पहुंची, तो उसने कांपते हुए हाथ से उस व्यक्ति के कंधे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस कंबल को स्पर्श किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां कोई मांस या हड्डियां नहीं थीं, बल्कि वह केवल तकियों का एक ढेर था, जिसे बड़ी चालाकी से सजाया गया था। आराध्या के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और वह डर के मारे पीछे हटी। यह एक जाल था। उसका दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगा और वह तुरंत दरवाजे की ओर भागने के लिए मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, अंधेरे में से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन दूसरे हाथ ने तुरंत उसके मुंह को बंद कर दिया। उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसे एक झटके के साथ पीछे खींचा गया और उसका शरीर एक कठोर और चट्टान जैसी छाती से टकराया। उसे जकड़ने वाला व्यक्ति कोई कमजोर या बीमार इंसान नहीं था, बल्कि उसमें एक जंगली जानवर जैसी ताकत थी। उस अज्ञात हमलावर ने उसे कमरे की दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आराध्या को लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसकी गर्दन पर उस आदमी की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक भारी और मर्दाना आवाज, जो बर्फ से भी ठंडी और रात से भी ज्यादा गहरी थी,
उसके कान के पास फुसफुसाई। उसने पूछा कि वह कौन है और उसे यहां किसने भेजा है। उस आवाज में दर्द या बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसमें केवल सत्ता और खतरे की गूंज थी। आराध्या समझ गई कि जिन अफवाहों को सुनकर वह यहां आई थी, वे सब झूठ का एक पुलिंदा थी। तभी बिजली की एक और जोरदार चमक हुई और कमरे की बत्तियां अचानक जल उठीं। अचानक हुई रोशनी से आराध्या की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली, तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह पत्थर की मूरत बन गई। उसके सामने खड़ा शख्स कोई जला हुआ या विकृत चेहरा वाला राक्षस नहीं था, और न ही वह व्हीलचेयर पर आश्रित कोई अपाहिज था। वह 6 फुट से भी लंबा, चौड़े कंधों और गठीले बदन वाला एक ऐसा पुरुष था जिसकी सुंदरता किसी यूनानी देवता को भी शर्मिंदा कर दे। उसका चेहरा इतना बेदाग और आकर्षक था कि एक पल के लिए आराध्या अपनी सांस लेना ही भूल गई। विक्रम सिंह राठौर, जिसे दुनिया एक श्रापित और बर्बाद इंसान मानती थी, अपनी पूरी ताकत और वैभव के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने काले रंग का रेशमी कुर्ता पहन रखा था, जिसके बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मजबूत छाती दिखाई दे रही थी। उसकी गहरी काली आंखें, जो किसी शिकारी बाज की तरह तीखी थीं, आराध्या के चेहरे का निरीक्षण कर रही थीं। उन आंखों में कोई मोह या दया नहीं थी, बल्कि गहरा संदेह और एक जानलेवा क्रोध था। आराध्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह वह आदमी नहीं था जिसकी छवि उसके दिमाग में बनाई गई थी। यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी था। विक्रम ने झटके से आराध्या को छोड़ दिया, जिससे वह लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और उसे जलाते हुए उसे घृणा भरी नजरों से देखा। उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि उसके दुश्मनों ने इस बार एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया भेजी है, लेकिन अफसोस कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। आराध्या, जो अभी भी सदमे में थी, फर्श पर बैठी उसे ऊपर देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो कि उसका पति स्वस्थ है, या डरे कि वह एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा बन गई है। यह आदमी किसी पहेली से कम नहीं था। आराध्या ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब देने की कोशिश की। उसने कहा कि वह कोई जासूस या हथियारी नहीं है, बल्कि उसकी ब्याहता पत्नी है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ इस घर में भेजा गया है। उसकी बात सुनकर विक्रम जोर से हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, बल्कि एक कड़वा सच था। उसने झुककर आराध्या का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसने कहा कि इस घर में शादियां केवल व्यापारिक सौदे होते हैं और पत्नियां केवल शतरंज के मोहरे, जिन्हें कभी भी कुर्बान किया जा सकता है। विक्रम की उंगलियां सख्त थीं, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी बिजली थी जिसने आराध्या के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने महसूस किया कि विक्रम की आंखों के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है, जिसे उसने अपने गुस्से और अहंकार की दीवार के पीछे छिपा रखा है। विक्रम ने उसकी भारी और महंगी ज्वेलरी को तिरस्कार से देखा और कहा कि उसे यह सब ढोंग बंद करना चाहिए। वह जानता था कि शर्मा परिवार ने अपनी बेटी को केवल पैसों के लिए बेचा है, लेकिन उसे संदेह था कि क्या यह वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसे दिखाई गई थी, क्योंकि इसकी आंखों में वह मक्कारी नहीं थी जो आमतौर पर अमीरों की बेटियों में होती है। आराध्या ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं, जो विक्रम के लिए एक नई बात थी। आमतौर पर लोग उसके सामने थर थर कांपते थे या अपनी जान की भीख मांगते थे, लेकिन यह लड़की, जो देखने में इतनी नाजुक और डरी हुई लग रही थी, उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। विक्रम ने उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। वह उसे कमरे में लगे बड़े आईने के सामने ले गया और उसके प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या वह जानती है कि उसने किस शैतान के साथ सौदा किया है। उसने चेतावनी दी कि उसकी असलियत दुनिया के लिए एक राज है, और जो भी इस राज को जानता है
वह जिंदा नहीं बचता। आराध्या ने आईने में देखा, जहां एक तरफ वह डरी, सहमी दुल्हन थी और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली और रहस्यमयी पुरुष। यह दृश्य किसी परियों की कहानी जैसा नहीं, बल्कि एक डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। उसने यह शादी अपने परिवार के सम्मान और अपनी नानी की जान बचाने के लिए की है। विक्रम की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। परिवार का सम्मान, उसने दोहराया, मानो यह शब्द उसके लिए एक मजाक हो। उसने आराध्या को छोड़ दिया और खिड़की की ओर मुड़ गया, जहां बारिश अब भी पूरे जोर से बरस रही थी। विक्रम को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह लड़की कुछ अलग है। उसने काव्या की तस्वीरें देखी थीं, जिसमें घमंड और छिछलापन साफ झलकता था, लेकिन इस लड़की का चेहरा भले ही मिलता जुलता हो, लेकिन इसमें एक मासूमियत और गहराई थी जो तस्वीरों में गायब थी। क्या शर्मा परिवार ने उसे धोखा दिया था? क्या उन्होंने असली दुल्हन की जगह किसी और को भेज दिया था? यह विचार आते ही विक्रम की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अगर उन्होंने उसे धोखा देने की कोशिश की है, तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह धोखे को कभी माफ नहीं करता था। उसने मुड़कर आराध्या की ओर देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, अपने हाथों को बेचैनी से मरोड़ रही थी। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जैसे कोई शेर अपने शिकार को घेरता है। उसने ठंडी आवाज में पूछा कि उसका असली नाम क्या है, क्योंकि वह जानता है कि वह काव्या नहीं है। आराध्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह जानती थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस आदमी की आंखों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन था। उसने कांपते होठों से अपना नाम आराध्या बताया और स्वीकार किया कि वह काव्या की सौतेली बहन है। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो यह बात थी, उन्होंने उसे एक सौतेली और बेकार बेटी थमा दी थी। यह सोचकर कि एक अपाहिज के लिए इतना ही काफी है। यह अपमान उसे आग बबूला करने के लिए काफी था, लेकिन साथ ही उसे इस स्थिति में एक नया खेल भी दिखाई दिया। अगर दुनिया को यह पता चले कि महान राठौर को धोखा दिया गया है, तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर वह इस लड़की को अपने तरीके से इस्तेमाल करे, तो वह अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसा सकता है। विक्रम ने अलमारी से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे लापरवाही से मेज पर रख दिया, जिसका धातुई शोर कमरे में गूंज उठा। उसने आराध्या को आदेश दिया कि वह उस सोफे पर जाकर बैठ जाए और सुबह तक अपनी जुबान बंद रखे। उसने साफ कर दिया कि अगर उसने भागने की या किसी से संपर्क करने की कोशिश की, तो वह रिवॉल्वर का इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। आराध्या ने चुपचाप सिर हिलाया और सोफे के कोने में सिमट गई। वह जानती थी कि यह रात बहुत लंबी होने वाली है। बाहर तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। आराध्या सोफे पर बैठी उस आदमी को देख रही थी, जो अब आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी फाइलें पढ़ रहा था। मानो कुछ हुआ ही न हो। वह पूरी तरह से स्वस्थ था, बेहद खूबसूरत था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम वह किसी पागल या बीमार व्यक्ति के साथ नहीं फंसी है। लेकिन एक स्वस्थ शैतान से निपटना शायद और भी मुश्किल चुनौती थी। उसकी नानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसने उसे हिम्मत दी। जैसे ही रात गहरी हुई, विक्रम ने एक बार भी आराध्या की ओर नहीं देखा, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी पर था। वह उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस को महसूस कर रहा था। वह यह परखना चाहता था कि यह लड़की कितनी जल्दी टूटती है। क्या वह सुबह होने तक रो रोकर अपना हाल बुरा कर लेगी, या फिर वह कोई नई चाल चलेगी। लेकिन आराध्या ने न तो आंसू बहाए और न ही कोई शिकायत की। वह अपनी भारी साड़ी में सिमटी हुई अपनी गरिमा बनाए हुए बैठी रही। उसकी यह खामोशी विक्रम को परेशान करने लगी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही बारिश रुक गई थी। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और आराध्या के पास गया।
जो शायद थकान के कारण हल्की नींद में थी। उसने उसके कंधे को हिलाकर उसे जगाया। आराध्या हड़बड़ा कर उठी और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। विक्रम ने उसे एक नई पोशाक की ओर इशारा किया जो मेज पर रखी थी और कहा कि उसे 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आना है। आज उनका मुंह दिखाई का रस्म नहीं, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, जहां उसे साबित करना था कि वह इस खेल में टिकने के लायक है या नहीं। आराध्या ने उस पोशाक को उठाया, जो एक बहुत ही साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण साड़ी थी। उसने महसूस किया कि विक्रम उसे एक परीक्षा में डाल रहा है। वह जल्दी से बाथरूम में गई और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। आईने में अपनी लाल आंखों को देखकर उसने खुद से वादा किया कि वह रोएगी नहीं। वह आराध्या शर्मा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, और वह इस अभिमानी राजकुमार के सामने भी हार नहीं मानेगी। वह बाहर निकली, तैयार होकर अपने भाग्य का सामना करने के लिए। जब वह कमरे से बाहर निकलने वाली थी, विक्रम ने उसे रोका। उसने उसके करीब आकर उसके कान में कहा कि घर के बाहर और नौकरों के सामने उसे एक आदर्श और समर्पित पत्नी का नाटक करना है, जो अपने अपाहिज पति की सेवा करती है। यह उनका छोटा सा राज होगा। आराध्या समझ गई कि विक्रम अपनी विकलांगता का नाटक दुनिया को धोखा देने के लिए कर रहा है। वह अनजाने में ही एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सिर हिलाकर सहमति दी और विक्रम के पीछे पीछे उस विशाल और रहस्यमयी हवेली के गलियारों में कदम रखा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें राठौर हवेली की मोटी दीवारों को भेद कर अंदर आईं, तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। आराध्या की नींद एक भारी मन और शरीर में दर्द के साथ खुली। उसे याद आया कि वह अब अपने छोटे से घर में नहीं, बल्कि एक अनजान दुनिया में है। उसने देखा कि विक्रम पहले ही जाग चुका था और अपनी व्हीलचेयर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही कठोर और भावहीन मुखौटा वापस आ चुका था, जो रात के उस जुनूनी और खतरनाक इंसान से बिल्कुल अलग था। उसने आराध्या की ओर देखे बिना ही आदेश दिया कि वह उसे तैयार होने में मदद करे, क्योंकि नौकरों के सामने उन्हें अपने नाटक को पूरी शिद्दत से निभाना था। आराध्या ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए और उसे बाथरूम तक ले गई। हालांकि वह जानती थी कि विक्रम पूरी तरह से चलने में सक्षम है, लेकिन उसे हर छोटी चीज के लिए उसका सहारा बनना पड़ा। यह एक अजीब सा खेल था जिसमें वे दोनों भागीदार थे। जब वे नाश्ते की मेज पर पहुंचे, तो घर के पुराने और वफादार नौकर उन्हें बाज जैसी नजरों से देख रहे थे। विक्रम ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उसने जानबूझकर अपने हाथ से चाय का प्याला गिरा दिया और गुस्से में चिल्लाने लगा, जैसे कि वह अपने अपाहिज होने से निराश और चिड़चिड़ा हो। आराध्या ने तुरंत झुककर कांच के टुकड़े समेटे, अपनी भूमिका को समझते हुए। नाश्ते के बाद विक्रम ने इशारा किया कि वह उसे अपनी निजी लाइब्रेरी में ले जाए। यह कमरा हवेली के सबसे सुरक्षित हिस्से में था, जहां बिना अनुमति किसी का भी आना सख्त मना था। जैसे ही भारी ओक का दरवाजा अंदर से लॉक हुआ, विक्रम तुरंत व्हील चेयर से खड़ा हो गया। उसके चेहरे से लाचारी का भाव गायब हो गया और उसकी जगह वही तीखी और भेदने वाली नजर आ गई। वह आराध्या की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए सीधे पूछा कि उसने रात को जो कुछ भी देखा, क्या उसने किसी को बताया है? उसका स्वर धमकी भरा नहीं, बल्कि एक ठंडी चेतावनी जैसा था। आराध्या ने अपनी नजरें नहीं हटाईं और स्पष्टता के साथ जवाब दिया कि उसने किसी से कोई बात नहीं की है। उसने कहा कि वह जानती है कि उसकी और उसकी नानी की सुरक्षा इस राज को बनाए रखने में ही है। विक्रम उसकी आंखों में सच्चाई तलाश रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या वह डर के मारे झूठ बोल रही है। अचानक विक्रम के चेहरे पर दर्द की एक लकीर खिंच गई और उसने अपना बायां हाथ अपनी पसलियों पर रखा। आराध्या ने देखा कि उसके सफेद कुर्ते पर खून का एक गहरा लाल धब्बा तेजी से फैल रहा था, जो शायद रात की किसी हाथापाई का परिणाम था। विक्रम ने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद को संभालने लगा, लेकिन घाव गहरा था और खून का रिसाव बढ़ रहा था।
वह लड़खड़ाया और पास की मेज का सहारा लिया। आराध्या, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, तुरंत उसकी ओर लपकी। विक्रम ने उसे दूर रहने का इशारा किया। उसका अहंकार उसे किसी से मदद लेने से रोक रहा था, लेकिन आराध्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास के सोफे पर बैठा दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नर्स जैसी पेशेवर गंभीरता थी। आराध्या ने बिना समय बर्बाद किए विक्रम का कुर्ता हटाया और घाव का मुआयना किया। यह किसी धारदार चाकू या कांच से लगा गहरा कट था, जिसे तुरंत टांके लगाने की जरूरत थी। विक्रम उसे आश्चर्य से देख रहा था। आमतौर पर लड़कियां खून देखकर चीख पड़ती थीं या बेहोश हो जाती थीं, लेकिन आराध्या के हाथ बिल्कुल स्थिर थे। उसने कमरे में मौजूद फर्स्ट एड किट को ढूंढा, जो सौभाग्य से वहां रखी हुई थी। उसने एंटीसेप्टिक और पट्टियां निकाली और विक्रम को चेतावनी दी कि थोड़ा दर्द होगा। विक्रम ने दांत भींच लिए, लेकिन उसकी नजरों में आराध्या के लिए एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई। जब आराध्या ने घाव को साफ करना शुरू किया, तो विक्रम ने एक बार भी उफ नहीं की, लेकिन उसका शरीर तनाव से अकड़ गया। आराध्या ने बहुत ही कुशलता और सफाई से घाव पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी। उसका हर स्पर्श सधा हुआ था, मानो उसने यह काम सैकड़ों बार किया हो। विक्रम उसकी एकाग्रता को देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें, उसकी भींची हुई भौहें और उसकी कोमल उंगलियां जो उसके सख्त शरीर पर काम कर रही थीं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे बिना किसी डर या घृणा के केवल देखभाल के भाव से छुआ था। पट्टी बांधने के बाद आराध्या ने अपने हाथ धोए और वापस मुड़ी। विक्रम ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए उससे पूछा कि उसने यह सब कहां सीखा। आराध्या ने धीमी आवाज में बताया कि उसकी नानी पिछले कई सालों से बीमार है और पैसों की कमी के कारण वे नर्स नहीं रख सकते थे। इसलिए उसने खुद ही घाव साफ करना, इंजेक्शन लगाना और दवाइयां देना सीखा। उसने बताया कि गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। विक्रम को महसूस हुआ कि यह लड़की केवल एक सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि उसके अंदर जीवन के थपेड़ों को सहने की ताकत भी है। विक्रम सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसका दर्द अब कम हो रहा था। उसने आराध्या को एक विश्लेषणात्मक नजर से देखा और कहा कि उसे लगता था कि वह शर्मा परिवार की एक और बिगड़ैल बेटी होगी, लेकिन वह गलत था। उसने स्वीकार किया कि आराध्या में वह धातु है जो दबाव में टूटती नहीं। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर वह इस घर में सुरक्षित रहना चाहती है, तो उन्हें एक समझौता करना होगा। यह शादी कागजों पर असली होगी, लेकिन हकीकत में यह एक साझेदारी होगी। विक्रम ने अपनी योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि उसके परिवार के दुश्मन और व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी उसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ही उस पर हमला किया था, जिसे दुनिया एक्सीडेंट मानती है। इसीलिए उसने अपाहिज होने का नाटक किया, ताकि उसके दुश्मन उसे कमजोर समझकर अपनी बिलों से बाहर आए। उसे एक ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो दुनिया के सामने उसकी देखभाल करने का नाटक करे, ताकि उसकी छवि बेचारा अपाहिज की बनी रहे। बदले में वह आराध्या को वह सब देगा जो उसे चाहिए, सुरक्षा, पैसा और सम्मान। आराध्या ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें हर कदम पर मौत का जोखिम था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। अगर वह वापस जाती ये देश को, तो उसका परिवार उसका जीना हराम कर देता और नानी का इलाज रुक जाता। यहां कम से कम उसे एक शक्तिशाली सहयोगी मिल रहा था। उसने विक्रम की आंखों में देखा और पूछा कि क्या वह वादा करता है कि उसकी नानी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। विक्रम ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि राठौर अपनी जुबान का पक्का होता है। विक्रम ने आगे समझाया कि आने वाले दिनों में उन्हें कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाना होगा। वहां लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर ताने कसेंगे और उसे अपमानित करने की कोशिश करेंगे। आराध्या को न केवल यह सब सहन करना होगा,
बल्कि उसे विक्रम की ढाल बनकर खड़ा होना होगा। उसे दुनिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अपने पति से प्यार करती है और उसकी सेवा में खुश है। अगर वे जरा भी चूके तो दुश्मन समझ जाएंगे कि यह सब एक नाटक है और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी सहमति दे दी। उसने कहा कि वह अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से निभाएगी, बशर्ते विक्रम उसे कभी धोखा न दे। दोनों के बीच एक मूक समझौता हुआ जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। कमरे के तनावपूर्ण माहौल में थोड़ा बदलाव आया। अब वे अजनबी या दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही जहाज के सवार थे जो तूफान का सामना करने जा रहे थे। विक्रम ने पहली बार उसे एक इंसान के रूप में देखा, न कि एक मोहरे के रूप में। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। विक्रम का हाव भाव तुरंत बदल गया। वह वापस व्हीलचेयर पर बैठ गया और अपने चेहरे पर वही पुराना दर्द और लाचारी का भाव ओढ़ लिया। आराध्या ने भी तुरंत अपनी भूमिका संभाल ली। उसने दरवाजा खोला तो सामने मुख्य रसोइया खड़ा था, जो दोपहर के भोजन के बारे में पूछने आया था। उसने कमरे के अंदर झांका, लेकिन उसे वहां केवल एक समर्पित पत्नी और उसका बीमार पति दिखाई दिया। विक्रम का अभिनय इतना सटीक था कि एक पल के लिए आराध्या को भी भ्रम हो गया कि क्या थोड़ी देर पहले खड़ा वह शक्तिशाली पुरुष सच था। रसोइये के जाने के बाद विक्रम ने धीमी आवाज में कहा कि आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है। यह शहर का सबसे बड़ा चैरिटी गाला है, जहां पूरा मुंबई मौजूद होगा। यह आराध्या का पहला इम्तिहान होगा। उसे वहां विक्रम की व्हीलचेयर को धक्का देना है और उन भेड़ियों का सामना करना है जो उन्हें नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। विक्रम ने उसे एक विशेष निर्देश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने चेहरे पर डर नहीं दिखाना है। राठौर की पत्नी कभी डरती नहीं है, वह राज करती है। आराध्या ने सिर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि काव्या और उसकी सौतेली मां भी वहां होंगी, जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसे पता था कि जिस व्हीलचेयर को वह धक्का दे रही है, उस पर बैठा आदमी कमजोर नहीं, बल्कि शेर है जो बस शिकार के सही वक्त का इंतजार कर रहा है। यह विचार उसे एक अजीब सी ताकत दे रहा था। उसने तय कर लिया कि वह आज रात अपनी पुरानी दबी कुचली पहचान को पीछे छोड़ देगी। दोपहर बीत गई और शाम ढलने लगी। हवेली में चहल पहल बढ़ गई थी। नौकर और स्टाइलिस्ट आराध्या को तैयार करने के लिए आ गए थे। विक्रम ने उसके लिए एक गहरे नीले रंग की साड़ी चुनी थी, जो शालीनता और शाही अंदाज का सही मिश्रण थी। जब आराध्या तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे खुद को पहचानने में मुश्किल हुई। वह डरी हुई लड़की नहीं लग रही थी, जो कल रात बारिश में भीगती हुई आई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक संकल्प था जो आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। विक्रम भी तैयार हो चुका था। वह एक काले सूट में व्हील चेयर पर बैठा था। उसके पैरों पर एक कश्मीरी शॉल पड़ी थी। उसने अपनी आंखों पर एक काला चश्मा लगा रखा था, जिससे उसके भाव पढ़ना और भी मुश्किल हो गया था। जब आराध्या कमरे में दाखिल हुई, तो विक्रम की नजरें उस पर कुछ पलों के लिए ठहर गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में प्रशंसा छिपी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आराध्या ने उसे थाम लिया। यह स्पर्श ठंडा था, लेकिन इसमें एक वादा था कि वे इस लड़ाई में साथ हैं। मुंबई के सबसे भव्य और आलीशान होटल द ग्रैंड पैलेस के बाहर आज शहर की हर बड़ी हस्ती और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। सैकड़ों कैमरों की फ्लैश लाइटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं। जैसे ही राठौर घराने की लिमोजीन रेड कारपेट के सामने आकर रुकी, कार के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जहां विक्रम और आराध्या एक दूसरे के बगल में बैठे थे। विक्रम ने अपनी काली चश्मा ठीक करते हुए आराध्या की हथेली को एक पल के लिए दबाया, जो बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी।
उसने बिना उसकी ओर देखे एक सख्त निर्देश दिया कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, उसे अपना सिर ऊंचा रखना है। आज रात वे शिकार नहीं, बल्कि शिकारी बनकर जा रहे हैं, और किसी को भी उनकी कमजोरी की भनक नहीं लगनी चाहिए। दरबान ने आदरपूर्वक कार का दरवाजा खोला और आराध्या पहले बाहर निकली। उसकी गहरी नीली साड़ी और हीरे का नेकलेस कैमरों की रोशनी में चमक उठे, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें उस पर टिक गईं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कार से व्हीलचेयर निकालने का इंतजार किया। जब विक्रम को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लाया गया, अस्कर बाहर लाया गया, उसकर बाहर बना था, उसकर बाहर करके जब विक्रम को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर बना था, उसकर बाहर मार्जे, तो भीड़ में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग उस शापित राजकुमार को देखने के लिए उतावले थे, जो सालों बाद अपनी गुफा से बाहर निकला था। विक्रम का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक ऐसा रौब था जिसने शोरगुल को भी मंद कर दिया। आराध्या ने व्हीलचेयर के हैंडल को मजबूती से थामा और उसे आगे बढ़ाना शुरू किया। होटल के विशाल बॉलरूम में प्रवेश करते ही वहां का दृश्य किसी शाही दरबार जैसा लग रहा था। क्रिस्टल के झूमर छत से लटक रहे थे और मखमली कालीनों पर शहर के अरबपति और राजनेता शैंपेन के गिलास हाथ में लिए गपशप कर रहे थे। जैसे ही उद्घोषक ने मिस्टर एंड मिसेज विक्रम सिंह राठौर के आगमन की घोषणा की, पूरे हॉल में जैसे एक लहर दौड़ गई। संगीत धीमा पड़ गया और सैकड़ों गर्दनें मुख्य द्वार की ओर मुड़ गईं। आराध्या महसूस कर सकती थी कि हर आंख उसे तौल रही है, उसके कपड़ों का आकलन कर रही है और उसके भाग्य पर हंस रही है। लेकिन उसने विक्रम की दी हुई सलाह याद रखी और अपनी थोड़ी ऊंची करके पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। भीड़ के एक कोने में काव्या और उसकी मां नलिनी खड़ी थीं, जिनके हाथों में वाइन के गिलास थे। जब उन्होंने आराध्या को देखा तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। काव्या ने उम्मीद की थी कि आराध्या एक डरी हुई और रोती हुई नौकरानी जैसी दिखेगी, लेकिन इसके बजाय वह किसी रानी की तरह चमक रही थी। विक्रम भले ही व्हीलचेयर पर था, लेकिन उसका व्यक्तित्व किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। नलिनी ने अपने दांत भींचे और काव्या के कान में फुसफुसाया कि यह सब केवल दिखावा है। वे दोनों अपनी नफरत को छिपा नहीं सकीं और उन्होंने आराध्या को सबके सामने अपमानित करने का फैसला किया। वे भीड़ को चीरते हुए उनकी ओर बढ़ी। उनके चेहरों पर एक बनावटी और जहरीली मुस्कान थी। नलिनी ने सबसे पहले उन तक पहुंचकर जोर से आवाज में, ताकि आसपास के लोग सुन सकें, आराध्या का स्वागत किया। उसने झूठी ममता दिखाते हुए कहा कि उसे खुशी है कि आराध्या ने अपनी नई भूमिका को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि एक नर्स और आया का काम करना तो उसे बचपन से ही आता है, इसलिए एक अपाहिज पति की सेवा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आसपास खड़े कुछ लोग इस टिप्पणी पर दबी जुबान में हंस पड़े। आराध्या का चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि अपने पति की सेवा करना उसके लिए गर्व की बात है, न कि कोई नौकरी। काव्या, जो अब तक चुप थी, अपनी ईर्ष्या को और अधिक नहीं रोक पाई। उसने आराध्या की साड़ी को छूते हुए कहा कि यह रंग उस पर बिल्कुल नहीं जच रहा है, क्योंकि यह रंग केवल खानदानी रईसों पर अच्छा लगता है, न कि उन लोगों पर जो कल तक दूसरों के पुराने कपड़े पहनते थे। उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा कि उसे दुख है कि जीजाजी देख नहीं सकते कि उन्होंने असली हीरे को छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। काव्या का इशारा साफ था कि विक्रम ने उसे छोड़कर आराध्या से शादी करके गलती की है। विक्रम ने अपने काले चश्मे के पीछे से काव्या को देखा। उसकी नजरों में इतना ठंडापन था कि अगर वह देख पाती तो शायद वहीं जम जाती। तभी वहां विक्रम का एक पुराना और धूर्त व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी मिस्टर खन्ना भी आ पहुंचा। वह राठौर समूह को हथियाने की फिराक में रहता था और विक्रम की हालत का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था।
उसने विक्रम के कंधे पर एक नकली सहानुभूति भरा हाथ रखा और जोर से हंसते हुए कहा कि शेर को पिंजरे में देखना कितना दुखद है। उसने भद्दी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या विक्रम अपनी खूबसूरत पत्नी को खुश रखने के काबिल भी है, या उसे इसके लिए किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी। यह एक बहुत ही घटिया और निजी अपमान था, जिससे वहां मौजूद माहौल पूरी तरह से बदल गया। आराध्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने विक्रम के कंधे से खन्ना का हाथ झटक दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक शेरनी की तरह दहाड़ी। उसने कहा कि असली मर्द वह नहीं होता जो अपने पैरों पर खड़ा हो, बल्कि वह होता है जिसकी सोच और चरित्र ऊंचा हो। उसने खन्ना को चेतावनी दी कि वह अपनी जुबान को लगाम दे, क्योंकि वह जिस आदमी का मजाक उड़ा रहा है, वह अपनी एक उंगली के इशारे पर उसके पूरे साम्राज्य को खरीद और बेच सकता है। आराध्या का यह उग्र रूप देखकर न केवल खन्ना बल्कि पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह शांत दिखने वाली लड़की इतनी बेबाकी से जवाब देगी। खन्ना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे एक मामूली लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी अपमानित हंसी को छिपाते हुए एक वेटर को इशारा किया, जो भारी भरकम ट्रे लेकर उनके पास से गुजर रहा था। जब वेटर आराध्या के करीब पहुंचा, तो खन्ना ने चतुराई से अपना पैर अड़ा दिया। वेटर का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे आराध्या की ओर गिरा। उसकी ट्रे में रखे गर्म सूप के कटोरे और कांच के गिलास सीधे आराध्या के चेहरे और शरीर पर गिरने वाले थे। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि आराध्या को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आने वाले दर्द और अपमान के लिए तैयार होकर, लेकिन वह दर्द कभी नहीं आया। एक पल के भीतर हवा में एक तेज सरसराहट हुई और किसी ने उसे एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। जब आराध्या ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह यह देखकर दंग रह गई कि वह गर्म सूप या कांच के टुकड़ों से नहीं, बल्कि विक्रम की बाहों में सुरक्षित थी। विक्रम अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो चुका था। उसने अपने एक हाथ से आराध्या को अपनी छाती से लगा रखा था और दूसरे हाथ से उसने गिरते हुए वेटर को कॉलर से पकड़कर हवा में ही रोक लिया था, इससे पहले कि वह उन पर गिरता। पूरा बॉलरूम पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। संगीत बंद हो गया था और लोगों की सांसें अटक गई थीं। जिस आदमी को वे सब एक लाचार और अपाहिज समझ रहे थे, वह अपनी पूरी 6 फीट 2 इंच की लंबाई के साथ वहां खड़ा था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह तना हुआ था। उसका काला चश्मा गिर चुका था और उसकी तीखी, उग्र आंखें अब पूरी दुनिया के सामने थीं। उन आंखों में कोई बीमारी या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक प्रलयकारी क्रोध था। विक्रम ने वेटर को एक झटके के साथ छोड़ दिया, जो डर के मारे कांपता हुआ पीछे हट गया। अब विक्रम की नजर सीधे मिस्टर खन्ना पर थी, जो अब डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और खन्ना घबराहट में 2 कदम पीछे हट गया। हॉल में इतना सन्नाटा था कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। काव्या और नलिनी के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वे दोनों भूतों की तरह सफेद पड़ चुकी थीं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया है। विक्रम ने अपनी पत्नी को सीधा खड़ा किया और उसकी साड़ी को ठीक किया। उसका यह इशारा बेहद सुरक्षात्मक और मालिकाना था। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में पूरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग राठौड़ को मरा हुआ समझने की भूल करते हैं, वे अक्सर अपनी कब्र खुद खोद लेते हैं। उसने स्पष्ट किया कि उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीति थी। विक्रम ने खन्ना की ओर अपनी उंगली उठाई और उसे अंतिम चेतावनी दी। उसने कहा कि आज उसने उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश करके लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। कल सुबह तक उसका सारा कारोबार इतिहास बन जाएगा। यह विक्रम सिंह राठौर का वादा है। उसकी आवाज में इतना विश्वास और सत्ता थी कि किसी में भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। फिर उसने आराध्या का हाथ अपने हाथ में लिया, जो अब भी सदमे में थी।
उसने उसे कसकर पकड़ा, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है। उसने व्हीलचेयर को एक जोरदार लात मारकर रास्ते से हटा दिया, जो लुढ़कते हुए दूर जा गिरी। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि अब नाटक खत्म हो चुका है। विक्रम ने आराध्या की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। सैकड़ों विस्मित नजरों के सामने वह अपनी पत्नी के साथ अपने पैरों पर चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। लोग रास्ता देने के लिए अपने आप पीछे हटते गए, जैसे वे किसी सम्राट के लिए रास्ता छोड़ रहे हों। काव्या और नलिनी बस खड़ी देखती रहीं। उनकी सारी योजनाएं और अहंकार उनके पैरों तले रौंदा जा चुका था। जब वे होटल से बाहर निकले तो रात की ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ। आराध्या का दिल अभी भी किसी तेज दौड़ते घोड़े की तरह धड़क रहा था। उसने विक्रम की ओर देखा, जो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन साथ ही एक गहरा सम्मान और आकर्षण भी था। विक्रम ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की, वास्तविक मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा कि शो अभी शुरू हुआ है, मिसेज राठौर। अभी तो बहुत से लोगों को उनकी औकात याद दिलानी बाकी है। ड्राइवर ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला, लेकिन इस बार विक्रम को किसी मदद की जरूरत नहीं थी। वह आराध्या को पहले बैठाने के बाद खुद दूसरी तरफ से बैठ गया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा। होटल के प्रवेश द्वार पर अब भी अफरा तफरी मची हुई थी। उसने महसूस किया कि आज रात न केवल उसका जीवन बदल गया है, बल्कि पूरे मुंबई का समीकरण बदल गया है। उसके बगल में बैठा यह आदमी केवल उसका रक्षक नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो अपने दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार था। कार के एकांत में आराध्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या अब उसे नाटक करना जारी रखना होगा। विक्रम ने अपनी टाई ढीली की और रिलैक्स होकर बैठ गया। उसने जवाब दिया कि दुनिया को अब पता चल गया है कि राठौर वापस आ गया है, लेकिन वे अभी भी उसकी पूरी ताकत से अनजान है। उसने आराध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को सहलाया। उसने कहा कि अब उन्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, अब वे मिलकर राज करेंगे। लेकिन इससे पहले उन लोगों का हिसाब चुकता करना जरूरी है जिन्होंने उसे और उसके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आराध्या को अचानक अपनी नानी और अपने परिवार की याद आई। अब जब विक्रम का सच सामने आ गया है, तो नलिनी और उसके पिता क्या करेंगे? क्या वे डर जाएंगे या कोई नई चाल चलेंगे? विक्रम ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसका परिवार अब उसका अतीत है। अब वह राठौर परिवार का हिस्सा है और राठौर अपने लोगों पर आंच भी नहीं आने देते। आज रात के बाद कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। आराध्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। पहली बार उसे सच में सुरक्षित महसूस हो रहा था। शहर की रोशनी कार की खिड़कियों से तेजी से गुजर रही थी, लेकिन कार के अंदर एक नई दुनिया बस रही थी। यह शादी जो एक समझौते और धोखे से शुरू हुई थी, अब विश्वास और सम्मान की एक मजबूत नींव पर खड़ी हो रही थी। विक्रम और आराध्या दोनों जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि घायल दुश्मन और भी खतरनाक होता है। लेकिन अब उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अब अकेले नहीं थे। वे एक अजेय टीम बन चुके थे और मुंबई के सिंहासन पर उनका दावा पक्का हो चुका था। शर्मा निवास के भव्य ड्राइंग रूम में कांच टूटने की तेज आवाज गूंजी, जिसके बाद काव्या की उन्मादी चीख सुनाई दी। उसने दीवार पर लगा एक महंगा पेंटिंग फ्रेम खींचकर जमीन पर पटक दिया था। उसका सुंदर चेहरा अब ईर्ष्या और क्रोध से विकृत हो चुका था। कल रात ग्रैंड पैलेस होटल में जो कुछ भी हुआ, वह उसके दिमाग में बार बार एक डरावने सपने की तरह चल रहा था। उसने देखा था कि कैसे विक्रम राठौर, जिसे उसने एक बेकार अपाहिज समझकर ठुकरा दिया था, असल में एक ग्रीक देवता जैसा सुंदर और शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी निकला। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस आलीशान जिंदगी, जिस रुतबे और जिस शक्ति पर
उसका अधिकार होना चाहिए था। वह सब उसकी वहन समझी जाने वाली सौतेली बहन आराध्या की झोली में जा गिरा था। नलिनी सोफे पर बैठी अपने माथे को दबा रही थी। उसका दिमाग किसी शातिर लोमड़ी की तरह तेजी से काम कर रहा था। वह अपने पति राजेश पर चिल्लाई कि यह सब उनकी कायरता की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने थोड़ी भी अक्ल लगाई होती और पता किया होता कि विक्रम का अपाहिज होना सिर्फ एक अफवाह है, तो आज उनकी सगी बेटी काव्या राठौर साम्राज्य की रानी होती, न कि वह अनाथ आराध्या। नलिनी की आंखों में लालच की चमक थी। वह सोच रही थी कि आराध्या, जो हमेशा से उनकी गुलाम रही है, अब उन पर हुक्म चलाएगी और वे उसके सामने हाथ फैलाएंगे। यह विचार ही उसे पागल करने के लिए काफी था। उसे हर हाल में उस बाजी को पलटना था जो वे हार चुके थे। काव्या अपनी मां के पैरों के पास बैठकर रोने लगी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि जिद के थे। उसने नलिनी का हाथ पकड़कर कहा कि उसे विक्रम चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। उसे वह सम्मान और वह ईर्ष्या भरी निगाहें चाहिए जो कल रात आराध्या को मिल रही थी। नलिनी ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और एक खतरनाक निश्चय के साथ कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की नजरों में अभी भी यह शादी नहीं है। अगर वे साबित कर दें कि आराध्या ने धोखे से काव्या की जगह ली है और वह एक मानसिक रूप से बीमार लड़की है जो खुद को राठौर की पत्नी समझती है, तो वे आराध्या को पागलखाने भेज सकते हैं और काव्या को उसकी सही जगह दिला सकते हैं। तभी घर की घंटी बजी और नौकर ने दरवाजा खोला। सामने मिस्टर खन्ना खड़े थे, जिनके चेहरे पर कल रात के अपमान की कालिख अभी भी पुती हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक बदला लेने वाली आग थी। राजेश शर्मा उन्हें देखकर घबरा गए, लेकिन नलिनी ने उनका स्वागत किया जैसे वह किसी ऐसे ही मसीहा का इंतजार कर रही थी। खन्ना बिना किसी औपचारिकता के अंदर आए और सीधे मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि उनका और शर्मा परिवार का दुश्मन अब एक ही है, विक्रम सिंह राठौर। खन्ना को विक्रम का व्यापारिक साम्राज्य चाहिए था और शर्मा परिवार को विक्रम का पारिवारिक स्थान। यह एक स्वाभाविक गठबंधन था जो नफरत की बुनियाद पर बना था। खन्ना ने अपनी योजना समझाई, जो बेहद क्रूर और सीधी थी। उन्होंने बताया कि विक्रम की एकमात्र कमजोरी अब आराध्या बन चुकी है। कल रात जिस तरह उसने आराध्या के लिए दुनिया से पंगा लिया, उससे साफ है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। खन्ना ने प्रस्ताव रखा कि वे आराध्या का अपहरण करेंगे और उसे शहर के बाहर एक गुप्त स्थान पर रखेंगे। इसके बदले में खन्ना विक्रम से अपनी सारी जब्त की गई संपत्ति और प्रोजेक्ट्स वापस मांगेंगे, और एक बार जब विक्रम कमजोर पड़ जाएगा तो नलिनी और काव्या मीडिया के सामने जाकर आराध्या के चरित्र पर कीचड़ उछाल सकती हैं और विक्रम के पास काव्या को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दूसरी ओर राठौर हवेली में सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया था। आराध्या अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बगीचे के फूलों को देख रही थी। कल रात की घटनाओं ने उसके और विक्रम के बीच की दीवार को गिरा दिया था। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उनके बीच एक गहरा विश्वास और सम्मान पैदा हो गया था। विक्रम सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे उन सभी लोगों से निपटना था जिन्होंने कल रात उसे चुनौती देने की कोशिश की थी। जाने से पहले उसने आराध्या को विशेष रूप से हिदायत दी थी कि वह घर से बाहर न निकले और सुरक्षा गार्डों के घेरे में रहे। लेकिन दोपहर होते होते आराध्या के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, जिसने खुद को सिटी अस्पताल का कर्मचारी बताया। उसने खबर दी कि उसकी नानी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर तुरंत परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहते हैं। आराध्या के हाथों से फोन लगभग गिर ही गया। नानी ही उसकी एकमात्र कमजोरी थी, और दुश्मन
यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया और विक्रम की चेतावनी उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गई। आराध्या बदहवास होकर अपने कमरे से बाहर भागी। उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि सर का आदेश है कि वह बाहर न जाए या कम से कम उन्हें विक्रम सर को सूचित करने दे। लेकिन आराध्या के पास रुकने का समय नहीं था। उसने रोते हुए कहा कि यह उसकी नानी की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी हालत देखकर सुरक्षाकर्मी भी पिघल गए और उन्होंने 2 सुरक्षा गाड़ियों को उसके साथ भेजने का फैसला किया। आराध्या को नहीं पता था कि वह सीधे शेर के मुंह में जा रही है, जहां जाल पहले से ही बिछाया जा चुका है। गाड़ियों का काफिला तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। जब उनकी गाड़ियां एक सुनसान फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही थीं, तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया और उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी बुरी तरह हिचकोले खाकर रुकी, इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते। पीछे से एक और ट्रक ने रास्ता बंद कर दिया। वे पूरी तरह से घिर चुके थे। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। काले कपड़े पहने और नकाबपोश हथियारबंद आदमी ट्रकों से कूदे। उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों पर धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेड फेंके, जिससे वहां कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। राठौर के सुरक्षाकर्मी बहादुर थे, लेकिन दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अफरातफरी के बीच आराध्या की कार का कांच एक भारी हथौड़े से तोड़ा गया। एक मजबूत हाथ ने उसे बाहर खींच लिया। आराध्या ने चीखने और संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर एक नशीली दवा वाला रुमाल रख दिया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। जब आराध्या को होश आया तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह एक पुरानी बदबूदार गोदाम में एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई है। उसके हाथ और पैर रस्सियों से कसकर बंधे थे, जिससे उसकी त्वचा छिल रही थी। हवा में सड़ी हुई मछलियों और डीजल की गंध थी। उसके सामने कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने काव्या को अपने सामने खड़े देखा, जो हाथ में वाइन का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। काव्या की वह मुस्कान किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। काव्या ने आराध्या के पास आकर उसके बालों को जोर से खींचा, जिससे आराध्या की चीख निकल गई। काव्या ने नफरत से भरकर कहा कि आखिरकार रानी अपने महल से बाहर आ ही गई। उसने आराध्या को बताया कि यह सब उसका प्लान था। उसने कहा कि आराध्या केवल एक मोहरा थी, जिसका इस्तेमाल उसने विक्रम की असलियत जानने के लिए किया। अब जब उसे पता चल गया है कि विक्रम एक सोना उगलने वाली खान है, तो वह उसे वापस लेने आई है। आराध्या ने काव्या की आंखों में देखा और उसे पहली बार उस पर दया आई। उसने कहा कि तुम विक्रम को कभी नहीं पा सकोगी, क्योंकि वह वस्तुओं से नहीं, वफादारी से प्यार करते हैं। इस बात ने काव्या को आग बबूला कर दिया। उसने आराध्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचे की गूंज पूरे गोदाम में फैल गई। तभी अंधेरे कोने से मिस्टर खन्ना और नलिनी भी बाहर आ गए। नलिनी के हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उसने आराध्या को बताया कि ये तलाक के कागजात हैं। उसे इन पर हस्ताक्षर करने होंगे और यह स्वीकार करना होगा कि उसने विक्रम को धोखे में रखा था। उसके बाद उसे और उसकी नानी को शहर छोड़कर जाना होगा, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। आराध्या ने अपनी सौतेली मां को अविश्वास से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। इसी बीच राठौर टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने आलीशान कैबिन में विक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के बीच में था। अचानक उसका निजी फोन बजा, जो केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए था। उसने फोन उठाया
और दूसरी तरफ से खन्ना की आवाज सुनकर उसकी भौहें तन गईं। खन्ना ने उसे बताया कि उसकी प्यारी पत्नी अब उनकी मेहमान है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें आराध्या को कुर्सी से बंधा हुआ और काव्या को उसे मारते हुए दिखाया गया था। विक्रम के हाथ में रखा महंगा पेन एक झटके में टूट गया और उसकी स्याही उसके हाथ पर खून की तरह फैल गई। मीटिंग रूम का तापमान अचानक गिर गया। विक्रम के चेहरे पर जो शांति थी वह तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने धीरे से फोन रखा और अपने सामने बैठे बोर्ड मेंबर्स को बाहर जाने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब व्यापारिक चालाकी नहीं, बल्कि एक आदिम शिकारी की भूख थी। उसने खन्ना से कोई समझौता नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस फोन काट दिया। खन्ना को लगा कि विक्रम डर गया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने यमराज को निमंत्रण दे दिया है। विक्रम ने अपने सुरक्षा प्रमुख, जो एक पूर्व कमांडो था, को बुलाया और केवल 2 शब्द कहे, उन्हें ढूंढो। गोदाम में खन्ना और शर्मा परिवार अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वे सोच रहे थे कि विक्रम अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनकी हर शर्त मान लेगा। खन्ना ने काव्या से कहा कि वह तैयार रहे, क्योंकि जल्द ही वह मिसेज राठौर बनने वाली है। आराध्या, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, ने एक फीकी मुस्कान दी। उसने नलिनी की ओर देखा और कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप लोगों ने शेर की मांद में हाथ डाला है। विक्रम आपको पैसा नहीं देगा, वह आपको सजा देगा। उसकी आवाज में इतना दृढ़ विश्वास था कि एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आराध्या ने अपनी स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। वह रो नहीं रही थी, बल्कि भागने का रास्ता खोज रही थी। उसने देखा कि जिस कुर्सी से वह बंधी है उसका एक पाया थोड़ा ढीला है और जमीन पर कांच के कुछ पुराने टुकड़े पड़े हैं। जब सब लोग जश्न मनाने में व्यस्त थे, उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी को खिसकाना शुरू किया। उसके हाथों की रस्सियां उसकी कलाई को काट रही थीं। खून बह रहा था, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसे पता था कि विक्रम उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन उसे तब तक खुद को जिंदा रखना होगा। वह बेचारी लड़की नहीं रही थी, वह एक योद्धा की पत्नी थी। विक्रम अपने कंट्रोल रूम में खड़ा था, जहां दर्जनों स्क्रीन्स पर शहर के सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। उसकी तकनीकी टीम ने कुछ ही मिनटों में आराध्या के फोन की आखिरी लोकेशन और अपहरणकर्ताओं की गाड़ियों का रूट ट्रेस कर लिया था। यह शहर के पुराने बंदरगाह इलाके का एक परित्यक्त वेयरहाउस था। विक्रम ने अपनी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी और अपनी पसंदीदा ग्लॉक पिस्तौल को लोड किया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पुलिस को इसमें शामिल न करें। यह अब कानून का मामला नहीं था, यह व्यक्तिगत था। उसने प्रण लिया कि जिसने भी उसकी आराध्या को हाथ लगाया है, वह अपने किए पर खून के आंसू रोएगा। शाम ढल चुकी थी और गोदाम के बाहर अंधेरा गहरा हो गया था। खन्ना बेचैन होने लगे थे, क्योंकि विक्रम की तरफ से कोई फोन नहीं आया था। उन्होंने सोचा था कि विक्रम गिड़गिड़ाएगा, लेकिन यह खामोशी उन्हें परेशान कर रही थी। तभी अचानक गोदाम की मुख्य बिजली काट दी गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। काव्या डर के मारे चीख पड़ी। नलिनी ने राजेश का हाथ पकड़ लिया। खन्ना ने अपने गुंडों को अलर्ट रहने का आदेश दिया। वे सभी अपनी बंदूकों के साथ दरवाजे की ओर ताकने लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक गोदाम की छत का बड़ा रोशनदान कांच के टुकड़ों की बारिश के साथ टूट गया। ऊपर से एक रस्सी के सहारे एक काला साया नीचे उतरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 2 गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। धुएं के बादलों के बीच से विक्रम सिंह राठौर बाहर निकला। उसके दोनों हाथों में बंदूकें थीं और उसकी आंखों में नर्क की आग जल रही थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस गोलियों की बौछार शुरू कर दी। यह कोई बचाव अभियान नहीं था, यह एक नरसंहार की शुरुआत थी। आराध्या ने अंधेरे में विक्रम की आकृति को पहचाना और उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले।
उसका राक्षस उसे बचाने आ गया था। गोदाम के अंदर का दृश्य पल भर में किसी भयानक युद्ध के मैदान में बदल गया था। विक्रम सिंह राठौर का गुस्सा किसी प्रलय से कम नहीं था। वह एक तूफान की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़े थे। उनकी दोनों बंदूकों से निकलती गोलियां अपने निशाने पर अचूक बैठ रही थीं और एक के बाद एक खन्ना के गुंडे जमीन पर ढेर हो रहे थे। कांच के टुकड़े और बारूद का धुआं हवा में फैला हुआ था, जिससे वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। विक्रम की चाल में एक ऐसी घातक तेजी थी जिसे देख पाना भी मुश्किल था। वह केवल एक आदमी नहीं, बल्कि प्रतिशोध की एक जीती जागती मशीन लग रहे थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देने पर आमादा थी। मिस्टर खन्ना और शर्मा परिवार के लोग डर के मारे एक अंधेरे कोने में दुबक गए थे। उनके चेहरों से रंग पूरी तरह उड़ चुका था। खन्ना पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने बचे हुए आदमियों को गोली चलाने का आदेश दे रहा था, लेकिन विक्रम की परछाई तक को छूना उनके बस की बात नहीं थी। विक्रम ने गोदाम के खंभों और पुराने बक्सों की आड़ लेते हुए बड़ी चतुराई से आगे बढ़ना जारी रखा। उनकी आंखों में जलती हुई अंगारें यह बता रही थीं कि आज रात कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। खन्ना ने महसूस किया कि उसने पैसे के बल पर जिन गुंडों को खरीदा था, वे विक्रम के सालों के प्रशिक्षण और क्रोध के सामने तिनके की तरह बिखर रहे थे। इधर आराध्या ने इस अफरा-तफरी का फायदा उठाने का फैसला किया और अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। उसने जमीन पर पड़े कांच के एक नुकीले टुकड़े को अपनी बंधी हुई हथेलियों के बीच दबाया और पूरी ताकत से अपनी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। कांच उसकी कोमल त्वचा को काट रहा था और कलाई से खून बह रहा था, लेकिन उसने उस तीखे दर्द की परवाह नहीं की। उसका पूरा ध्यान केवल अपने पति पर था, जो अकेले पूरी सेना से लड़ रहे थे। एक अंतिम और जोरदार झटके के साथ रस्सियां टूट गईं और उसके हाथ आजाद हो गए। उसने तुरंत अपने आसपास देखा और सुरक्षा के लिए लोहे की एक भारी छड़ उठा ली। जब विक्रम की बंदूकों की गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने उन्हें एक तरफ फेंक दिया और सीधे शारीरिक लड़ाई पर उतर आए। उनके सामने आने वाला हर आदमी हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर रहा था। विक्रम के मुक्के और किक में इतनी ताकत थी कि विरोधी को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक गुंडे ने पीछे से उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने वक्त रहते देख लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की छड़ उस गुंडे के हाथ पर दे मारी, जिससे उसका चाकू गिर गया। विक्रम ने मुड़कर देखा और आराध्या की आंखों में वही आग देखी जो उनकी अपनी आंखों में जल रही थी। चंद मिनटों के भीतर ही खन्ना की पूरी निजी सेना या तो बेहोश थी या दर्द से कराह रही थी। अब गोदाम में केवल भारी सांसों की आवाज और खन्ना की हिचकियां गूंज रही थीं। विक्रम धीरे धीरे एक शिकारी शेर की तरह खन्ना और शर्मा परिवार की ओर बढ़े। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व पहले से कहीं ज्यादा शाही और डरावना लग रहा था। खन्ना घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मौत तो बहुत आसान सजा है, उसे तो अभी तिल तिल कर मरना है। विक्रम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और खन्ना के सामने फेंक दिया। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पूरी तरह से राठौर समूह में विलय हो गया है और मिस्टर खन्ना पर धोखाधड़ी के भारी आरोप लगे हैं। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ बताया कि जब खन्ना यहां अपहरण का खेल खेल रहे थे, तब विक्रम की टीम ने शेयर बाजार में उनके साम्राज्य की नींव खोद दी थी। खन्ना ने अविश्वास से स्क्रीन को देखा। वह एक ही झटके में अरबपति से भिखारी बन चुके थे। उनका अहंकार, पैसा और शक्ति सब कुछ धुएं की तरह उड़ गया था। अब विक्रम की नजरों ने शर्मा परिवार को अपना निशाना बनाया। नलिनी, जो अब तक अपनी चालाकी पर इतरा रही थी, अब थर थर कांप रही थी। उसने आगे बढ़कर विक्रम के पैर पकड़ने की कोशिश की।
यह कहते हुए कि उन्हें खन्ना ने मजबूर किया था, लेकिन विक्रम ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि एक औरत जो पैसे के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर सकती है और दूसरी बेटी की जान जोखिम में डाल सकती है, वह जानवर से भी बदतर है। उन्होंने नलिनी को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने आराध्या को बचपन से प्रताड़ित किया था और आज उस हर एक आंसू का हिसाब होगा। काव्या ने अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक करते हुए विक्रम की ओर एक मोहक नजर डाली। उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि वह तो बस विक्रम को पाना चाहती थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और प्यार में सब जायज है। विक्रम ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, जिससे काव्या के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। लेकिन विक्रम ने पास पड़े एक टूटे हुए आईने को उठाया और उसके चेहरे के सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि इस आईने में अपनी शक्ल देखो। बाहर से चाहे कितनी भी सुंदर हो, अंदर से तुम उतनी ही बदसूरत और काली हो। तभी आराध्या आगे आई। उसकी कलाई से अभी भी खून रिस रहा था, लेकिन उसका सिर गर्व से ऊंचा था। वह अपने पिता राजेश शर्मा के सामने खड़ी हुई, जो शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आराध्या ने अपनी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि आज से उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा कि पिता का काम रक्षा करना होता है, सौदा करना नहीं। उसने अपनी मांग का सिंदूर दिखाते हुए घोषित किया कि अब उसकी पहचान केवल राठौर है। यह शब्द नलिनी और काव्या के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं थे। आराध्या ने अपने अतीत की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अचानक गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं और नीली लाल बत्तियां खिड़कियों से अंदर आने लगीं। विक्रम ने पुलिस को बुलाने के साथ साथ शहर के बड़े मीडिया हाउस को भी सूचित कर दिया था। जैसे ही पुलिस ने अंदर धावा बोला, कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। खन्ना, नलिनी, राजेश और काव्या को हथकड़ियां पहनाई गईं। मीडिया ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। उनकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। पूरा शहर देख रहा था कि कैसे लालच ने एक प्रतिष्ठित परिवार को अपराधी बना दिया। विक्रम ने सुनिश्चित किया कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही बर्बाद हो जितनी उनकी आर्थिक स्थिति। जब पुलिस अपराधियों को ले जा रही थी, विक्रम का ध्यान पूरी तरह से आराध्या पर केंद्रित हो गया। उसका गुस्सा तुरंत पिघल गया और उसकी जगह गहरी चिंता ने ले ली। उसने कोमलता से आराध्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके घावों का निरीक्षण किया। उसने अपनी जेब से एक साफ रूमाल निकाला और धीरे से उसके खून बहते घावों पर बांध दिया। उसकी आंखों में एक मूक माफी थी कि उसकी वजह से आराध्या को इतना कष्ट सहना पड़ा। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे रोकने के लिए अपना सिर हिलाया, यह बताते हुए कि उसे कोई शिकायत नहीं है। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर उस गोदाम से बाहर निकले। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मानो प्रकृति भी इस शुद्धि की गवाह बन रही हो। विक्रम ने अपनी जैकेट उतारकर आराध्या के कंधों पर डाल दी और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वहां मौजूद मीडियाकर्मी सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन विक्रम की एक सख्त नजर ने उन्हें दूर रहने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी पत्नी को इस तमाशे से दूर ले जाना चाहते थे। उनके सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को हटाकर रास्ता बनाया और वे अपनी कार की ओर बढ़े। आज की रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। कार में बैठते ही विक्रम ने सबसे पहले अपनी लीगल टीम को फोन किया। उसने स्पष्ट निर्देश दिए कि शर्मा परिवार और खन्ना को जमानत न मिलने दी जाए और उन पर इतने मुकदमे लादे जाएं कि वे जेल में ही सड़ जाएं। इसके बाद उसने अस्पताल के डीन को फोन किया और आदेश दिया कि आराध्या की नानी को तुरंत शहर के सबसे बेहतरीन वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जाए और उनके इलाज में दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को लगाया जाए। आराध्या यह सब सुन रही थी और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि विक्रम न केवल एक शक्तिशाली रक्षक है, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। हवेली वापस लौटने का सफर खामोश था।
लेकिन यह खामोशी सुकून देने वाली थी। आराध्या ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। उसने महसूस किया कि यह लड़की, जिसे वह एक समझौते के तहत लाया था, अब उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गई है। उसने अपने मन में प्रण लिया कि वह सारी दुनिया को उसके कदमों में रख देगा। आज उसने अपने दुश्मनों को हराया था, लेकिन असली जीत यह थी कि उसने आराध्या का विश्वास जीता था। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल बदल चुका था। नौकर जो पहले डरे हुए थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। विक्रम आराध्या को गोद में उठाकर मुख्य द्वार से अंदर ले गए। यह एक प्रतीकात्मक गृह प्रवेश था, जहां आराध्या अब एक मजबूर दुल्हन नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन के रूप में प्रवेश कर रही थी। विक्रम उसे सीधे अपने बेडरूम में ले गए और उसे बिस्तर पर लिटाया। उसने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था ताकि आराध्या के घावों का उचित इलाज हो सके। उस रात उस विशाल कमरे में डर की जगह अपनापन और सुरक्षा ने ले ली थी। डॉक्टर के जाने के बाद विक्रम आराध्या के पास बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को चूमा। उसने बहुत धीमी आवाज में, जो केवल उन दोनों के लिए थी, कहा कि उसे माफ कर दे कि वह उसे बचाने में देर कर बैठा। आराध्या ने उठकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसने कहा कि वह जानती थी कि वह आएगा। उसे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उस पल, बिना किसी शब्द के, उनके बीच प्यार का इजहार हो गया। यह प्यार जो तूफानों में पैदा हुआ था, अब किसी भी चट्टान से ज्यादा मजबूत था। खिड़की के बाहर मुंबई शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। अनजान की एक नई शक्ति का उदय हो चुका है। समाचार चैनलों पर खन्ना और शर्मा परिवार की गिरफ्तारी की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही थीं। न्याय हो चुका था और बुराई हार चुकी थी। लेकिन विक्रम और आराध्या के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। एक ऐसी सुबह जहां कोई डर नहीं होगा, केवल उनका साथ और उनका साम्राज्य होगा। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और मुंबई के आसमान से काले बादल हमेशा के लिए छंट गए। उस भयानक रात को बीते हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन राठौर हवेली में आया बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां पहले उदासी और सन्नाटे का राज था, अब वहां खुशियों की किलकारियां और जीवन की गर्मजोशी गूंजती थीं। बगीचे में खिले हुए ताजे गुलाब इस बात के गवाह थे कि पतझड़ बीत चुका है और बसंत आ गया है। आराध्या, जो अब केवल एक पत्नी नहीं बल्कि राठौर साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी, घर के हर कोने को अपनी ममता और देखभाल से सजा रही थी। उसका चेहरा अब डर से पीला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और प्यार की चमक से दमक रहा था। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के वीआईपी विंग में नानी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। विक्रम ने अपना वादा निभाया था और उनके इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया था। जब आराध्या नानी से मिलने जाती तो नानी की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन ये आंसू अब लाचारी के नहीं बल्कि गर्व के थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी वह पोती, जिसे दुनिया ने हमेशा ठुकराया, एक दिन इतनी बड़ी रानी बनेगी। नानी अक्सर विक्रम को आशीर्वाद देती थीं, क्योंकि उन्होंने न केवल आराध्या को अपनाया था, बल्कि उसे वह मान सम्मान दिया था जिसकी वह असली हकदार थी। विक्रम के लिए नानी का आशीर्वाद किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती बन गया था। दूसरी ओर मुंबई की सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। नलिनी और राजेश शर्मा, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, अब पत्थर की सख्त जमीन पर रातें गुजार रहे थे। उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था और समाज में उनकी थू थू हो रही थी। काव्या की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी सुंदरता और जवानी जेल की काल कोठरी में मुरझा रही थी। वह अक्सर सलाखों को पकड़कर चिल्लाती थी
और अपनी किस्मत को कोसती थी। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में इंसान खुद कैसे गिरता है। विक्रम के वकीलों ने यह सुनिश्चित किया था कि उन्हें अपनी करनी की सजा ताउम्र भुगतनी पड़े। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग चल रही थी। विक्रम अपनी विशाल कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन आज सबकी निगाहें उनके बगल में बैठी आराध्या पर टिकी थीं। उसने एक बेहद शालीन लेकिन प्रभावशाली बिजनेस सूट पहन रखा था। पिछले कुछ महीनों में विक्रम ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई थीं और आराध्या ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वह अब केवल घर की शोभा बढ़ाने वाली मूर्ति नहीं थी, बल्कि कंपनी के चैरिटी और जनसंपर्क विभाग की प्रमुख थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में वही अधिकार और स्पष्टता थी जो एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। आराध्या ने कंपनी के नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, जिसका उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा प्रदान करना था। बोर्ड के पुराने सदस्य, जो शुरू में उसे शक की निगाह से देखते थे, अब उसकी सोच और विजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विक्रम उसे बोलते हुए देख रहा था और उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसने देखा कि कैसे एक डरी हुई लड़की, जिसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब एक साम्राज्य को दिशा दे रही है। उसने महसूस किया कि आराध्या उसकी ताकत है, उसकी कमजोरी नहीं। मीटिंग खत्म होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाम को विक्रम आराध्या को एक सरप्राइज डेट के लिए अपने निजी यॉट पर ले गया, जो अरब सागर के बीचों बीच खड़ा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा उनके चेहरों को सहला रही थी। डेक पर मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर का इंतजाम किया गया था। वहां कोई नौकर या गार्ड नहीं था, बस वे दोनों और असीम सागर था। आराध्या रेलिंग के पास खड़ी होकर लहरों को देख रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। विक्रम उसके पीछे आया और धीरे से अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट दी। उसने अपने गाल को आराध्या के बालों से स्पर्श किया और एक गहरा सुकून महसूस किया। विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या वह खुश है। आराध्या ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा, जहां उसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि जिस इंसान को दुनिया राक्षस कहती है, वह उसके लिए देवता बन जाएगा। उसने विक्रम के सीने पर अपना सिर रखा और कहा कि यह सब किसी परियों की कहानी जैसा लगता है, जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। विक्रम ने उसे अपने करीब भींच लिया और कहा कि यह अंत नहीं, बल्कि उनकी असली कहानी की शुरुआत है। उसने वादा किया कि वह ताउम्र उसकी हंसी की रक्षा करेगा। डिनर के दौरान उन्होंने अपने अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर भविष्य के सुनहरे सपनों पर बात की। विक्रम ने बताया कि कैसे आराध्या के आने से पहले उसकी जिंदगी केवल बदले और व्यापार तक सीमित थी। वह एक मशीन की तरह जी रहा था, जिसमें भावनाएं खत्म हो चुकी थीं। लेकिन आराध्या की मासूमियत और साहस ने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में उसने उसे केवल एक मोहरा समझा था, लेकिन कब वह मोहरा उसकी रानी बन गया, उसे पता ही नहीं चला। आराध्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि प्यार अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर ही मिलता है। तभी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। विक्रम ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और घुटनों के बल बैठ गया। आराध्या आश्चर्य से अपना मुंह हाथों से ढककर उसे देखने लगी। उस डिब्बे में एक बेशकीमती नीलम की अंगूठी थी, जो राठौर खानदान की सबसे पुरानी विरासत थी। विक्रम ने बेहद संजीदगी से कहा कि हमारी शादी एक समझौता थी, लेकिन आज वह उसे एक नया नाम देना चाहता है। उसने पूछा कि क्या वह आराध्या विक्रम सिंह राठौर के रूप में, बिना किसी मजबूरी के, उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। आराध्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने तुरंत हां कह दिया।
विक्रम ने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और उसे उठाकर हवा में घुमा दिया। उनकी हंसी समुद्र की लहरों के शोर में मिल गई। यह एक ऐसा पल था जब दो टूटी हुई आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को एक लंबा और भावुक चुंबन दिया, जिसमें वादे, वफादारी और असीम प्रेम की मोहर थी। उस रात तारों की छांव में उन्होंने अपने प्रेम का जश्न मनाया। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई राज नहीं था। वे एक दूसरे के पूरक थे। आराध्या की सौम्यता विक्रम के क्रोध को शांत करती थी और विक्रम की ताकत आराध्या को सुरक्षा देती थी। अगले दिन पूरे शहर में राठौर ग्रुप की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के मेहमान आए हुए थे। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन इस बार खबरें किसी स्कैंडल की नहीं, बल्कि एक पावर कपल की सफलता की थी। जब विक्रम और आराध्या रेड कारपेट पर उतरे, तो सभी की निगाहें उन पर थम गईं। उन्होंने मैचिंग रॉयल आउटफिट पहने थे। आराध्या ने एक भारी पारंपरिक साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर लगा सिंदूर उसकी शक्ति का प्रतीक लग रहा था। विक्रम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसका हाथ मजबूती से उसकी कमर पर था। समारोह में विक्रम के कई पुराने प्रतिद्वंद्वी भी आए थे, जो अब नतमस्तक होकर उनसे मिल रहे थे। वे लोग जो कभी उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े थे। विक्रम ने आराध्या का परिचय अपनी पत्नी और अपने बराबर की साझेदार के रूप में कराया। उसने स्पष्ट कर दिया कि राठौर साम्राज्य के किसी भी फैसले में आराध्या की सहमति उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी। ये भारतीय कॉरपोरेट जगत में एक बड़ा बदलाव था, जहां एक महिला को इतनी शक्ति दी गई थी। आराध्या ने बहुत ही ग्रेस के साथ सबका अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर चढ़कर विक्रम ने माइक संभाला और पूरे हॉल को संबोधित किया। उसने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को दिया। उसने कहा कि एक आदमी घर बना सकता है, लेकिन उसे स्वर्ग केवल एक औरत ही बनाती है। उसने खन्ना और उसके जैसे लोगों को एक कड़ा संदेश दिया कि जो लोग दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे अंततः धूल चाटते हैं, लेकिन जो लोग परिवार और मूल्यों के साथ चलते हैं, उनका सूरज कभी नहीं डूबता। उसकी स्पीच पर तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आराध्या की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और बढ़ गया। समारोह के बाद वे दोनों हवेली की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़े होकर मुंबई शहर को देख रहे थे। नीचे रोशनी का समुद्र था, जो उनकी जीत का जश्न मना रहा था। आराध्या ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह पुरानी आराध्या नहीं रही। उसने अपने डर, अपनी गरीबी और अपने अपमान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसने विक्रम की ओर देखा, जिसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने सोचा कि किस्मत के खेल कितने अजीब होते हैं। जिसे उसने श्राप समझा था, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। विक्रम ने उसे पीछे से गले लगाया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसने पूछा कि वह क्या सोच रही है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सोच रही है कि अगर उस रात उसने हार मान ली होती, तो आज वह इस पल को खो देती। उसने कहा कि जीवन में कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सवेरा होता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा कि और कभी कभी राक्षस भी राजकुमार बन जाते हैं। वे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खो गए, जहां बाहर की दुनिया का शोर उन्हें छू भी नहीं सकता था। आराध्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपनी दिवंगत मां को याद किया। उसे यकीन था कि उसकी मां आज बहुत खुश होंगी। उसने अपनी किस्मत के हर पन्ने को स्वीकार कर लिया था। उसने सीखा था कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है, और असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। उसने विक्रम का हाथ अपने दिल पर रखा और महसूस किया कि उनकी धड़कनें अब एक साथ चल रही हैं। यह यात्रा कांटों से शुरू हुई थी, लेकिन अब उनका रास्ता फूलों से भरा था। कहानी का अंत एक सुखद और प्रेरणादायक मोड़ पर आ गया था।
राठौर हवेली, जो कभी भूतों का घर समझी जाती थी, अब प्रेम और आशा का प्रतीक बन गई थी। विक्रम और आराध्या की प्रेम कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे विश्वास और धैर्य से किसी भी नर्क को स्वर्ग में बदला जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया था कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाना धरती पर पड़ता है। और जब दो लोग एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाएं, तो जीत हमेशा उनकी होती है। जैसे ही रात गहरी हुई, उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उनके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी थी, खुशियों, चुनौतियों और साथ की। लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे साथ हैं, वे अजय हैं। मुंबई की तेज हवाएं उनके कानों में विजय गीत गा रही थीं, और इस तरह एक शापित अरबपति और एक बेचारी दुल्हन की कहानी एक बादशाह और उसकी बेगम की दास्तान में बदल गई, जिसका राज अब अनंत काल तक चलने वाला था।